बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम बाब नंबर 5 के मुख्तसर सवालात को पढ़ेंगे। बाब 5 के अंदर 7 मुख्तसर सवालात दिए गए हैं। कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में हम इन 7 सवालात को मुकम्मल तौर पर हल करना सीखें और किस तरह से हम इन सवालात को बखूबी याद रख सकते हैं और पेपर में अगर इनमें से कोई पूछ लिया जाए तो कैसे हल कर सकते हैं, इनको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। आगाज़ करते हैं बाब नंबर 5 के मुख्तसर सवालात से। पहला सवाल है, डिफ्यूजन क्या है, एक मिसाल देकर वजाहत करें। सबसे पहले डिफ्यूजन की तारीफ लिखते हैं कि डिफ्यूजन किसे बोला जाता है। डिफ्यूजन गैस के मॉलिक्यूल्स का बेतरतीब हरकत करते हुए आपस में टकरा कर होमोजीनियस मिक्सचर बनाना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन कहते हैं दो या दो से ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में बेतरतीब हरकत करते हुए टकराते हैं तो उनके टकराने से एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। असल में अगर हम देखें कि कमरों के अंदर हम रूम स्प्रे करते हैं, हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं कमरों के अंदर खुशबू पैदा करने के लिए। तो स्प्रे जो है वो गैस के बड़े, या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे ज़रात के ऊपर मुश्तमिल, छोटे छोटे माया के ज़रात के ऊपर मुश्तमिल होता है। हवा जो है वो गैसेस का मजमू है। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो एक हिस्से पर जहाँ पर हम स्प्रे को छिड़कते हैं वहाँ पर हमें खुशबू पहले ज़्यादा महसूस होती है, जबकि कमरे के दूसरे हिस्सों में हमें खुशबू महसूस ही नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप मुशाहिदा करते हैं कि कमरे के हर हिस्से से एक ही जितनी खुशबू आपको महसूस हो रही होती है, जिस मर्ज़ी कोने के अंदर आप कमरे में चले जाएं। तो हुआ क्या, असल में गैस के पार्टिकल्स स्प्रे की शक्ल में जो थे उनके हवा के पार्टिकल्स के अंदर क्या हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स हो गए। मतलब वो पार्टिकल्स का आपस में टकराव हुआ, स्प्रे और हवा में पाए जाने वाले गैसेस के पार्टिकल्स का टकराव हुआ और टकराव से स्प्रे मुकम्मल तौर पर पूरे कमरे के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर होमोजेनियस मिक्सचर में तब्दील होगी। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। तो अगर हम डिफ्यूजन की रफ्तार की बात करें तो रफ्तार के लिहाज से हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस में डिफ्यूजन का अमल ऑक्सीजन गैस की निस्बत 4 गुना ज़्यादा होता है। कैसे? इसका मतलब डिफ्यूजन का इन्हिसार किस बात पर हुआ, गैस के साइज़ के ऊपर, गैस के मास के ऊपर। तो डिफ्यूजन का इन्हिसार गैसेस के एटॉमिक मासेस पर होता है। हल्की गैसेस में डिफ्यूजन का अमल भारी गैसेस की निस्बत
तेज होता है। और अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ देखें मिलाकर, तो हाइड्रोजन का वज़न ऑक्सीजन की निस्बत कम है, लिहाजा हाइड्रोजन के अंदर डिफ्यूजन का अमल ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है, क्योंकि डिफ्यूजन और एटॉमिक मासेस इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। तो हल्की गैसेस ज़्यादा तेज़ी के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाने का रुझान रखती हैं। असल में डिफ्यूजन है क्या? दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ गैसेस के मालिक्यूल्स का आपस में बेतरतीब हरकत के दौरान टकरा कर होमोजीनियस मिक्सचर का बनाना डिफ्यूजन कहलाता है। दूसरा सवाल है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करें, यूनिट बताएं और पास्कल में इस यूनिट को तब्दील करें। तो एक एक करके इसके तमाम हिस्सों का जवाब देते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ लिखते हैं। समंदर की सतह पर पड़ने वाला हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। समंदर की सतह के ऊपर हवा एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा होगा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक और तरह से इसकी तारीफ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इससे मुराद, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद वो प्रेशर है जो मरकरी के 760 मिलीमीटर मरकरी के 760 मिलीमीटर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर पर पड़े। मतलब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद वो प्रेशर है जो मरकरी के 760 मिलीमीटर कॉलम पर पड़े, क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। मतलब अगर हम एक ऐसा अपरेटस बनाते हैं, ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमने मरकरी लिया, उस मरकरी के अंदर हमने एक डिग्रेजुएटेड ट्यूब को उल्टा करके रख दिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को उठाकर समुंदर की सतह के ऊपर ले जाते हैं। हम देखेंगे कि समुंदर की सतह मरकरी के ऊपर प्रेशर लगाएगी, और वो प्रेशर की वजह से मरकरी का कॉलम उस ट्यूब के अंदर ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू कर देगा, और वो कितने कॉलम तक चढ़ेगा? 760 मिलीमीटर के फासले तक चढ़ेगा। तो मैं कहूँगा कि वो प्रेशर जो मरकरी के कॉलम को 760 मिलीमीटर तक चढ़ने में मदद देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अगर मैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट की बात करूं, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट, इसका SI यूनिट न्यूटन फी मीटर स्क्वायर है, जिसको पास्कल भी कहते हैं। इसको पास्कल भी बोला जाता है। अगर हम मुख्तलिफ यूनिट्स की शक्ल में ये लिखें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि स्टैंडर्ड होता है वो 1 ATM होता है, और ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और अगर मैं 760 मिलीमीटर की बात करूं, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये बराबर होता है 760 टॉर के। अगर मैं 760 टॉर की बात करूं, तो 760 टॉर बराबर होता है 101.3
2.5 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर, 1.01325 फी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पढ़ सकते हैं 1,01,325 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर। और ये जो 1,01,325 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर है, ये बराबर होता है 1,01,325 पास्कल के। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स की शक्ल में हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़ाहिर कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, अब माया की निस्बत गैसेस की डेंसिटीज़ कम क्यों होती हैं। हमने ये बताना है कि माया की निस्बत गैसेस की डेंसिटी क्यों कम होती हैं। गैसेस की डेंसिटीज़, ये माया की निस्बत कम क्यों होती हैं। असल में गैसेस की डेंसिटी कम होने की वजह इनका हल्का होना और ज़्यादा वॉल्यूम रखना है। एक तो गैसेस माया की निस्बत हल्की होती हैं और दूसरे नंबर पर उनकी निस्बत ज़्यादा जगह घेरती हैं। इस वजह से जो गैसेस की डेंसिटीज़ हैं वो माया की निस्बत कम होती हैं, क्योंकि डेंसिटी को अगर हम देखें तो ये किसके बराबर होती है, ये मास और वॉल्यूम के दरमियान निस्बत है। तो जितना मास ज़्यादा होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना मास कम होगा डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। तो मास कम होना डेंसिटी कम होने की वजह से, वॉल्यूम ज़्यादा होना डेंसिटी कम होने की वजह। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो गैसेस की डेंसिटी कम होने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह असल में क्या है, मास का कम होना मतलब हल्का होना, तो मास कम होना ये भी डेंसिटी कम होने की वजह, और वॉल्यूम ज़्यादा रखना ये भी डेंसिटी कम होने की वजह। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर गैसेस की डेंसिटी माया की निस्बत कम होती है। हम लिख सकते हैं कि गैसेस की डेंसिटी को ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर में ज़ाहिर करते हैं, जो कि एक छोटा यूनिट है, जबकि माया की डेंसिटीज़ को ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर में ज़ाहिर करते हैं। चौथे नंबर पर है, इवेपोरेशन से क्या मुराद है, सतही रकबा का इस पर क्या असर होता है। तो पहले हम इवेपोरेशन की तारीफ लिखते हैं और फिर सतही रकबे का इवेपोरेशन के ऊपर असर भी देखते हैं कि क्या होगा। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से मुराद किसी भी माया का वेपर में तब्दील होना इवेपोरेशन कहलाता है। किसी भी माया का वेपर में तब्दील होना इवेपोरेशन कहलाता है। माया का किस में तब्दील होना, माया का वेपर में तब्दील होना, इस अमल को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन का नाम देते हैं। अगर हम फैक्टर में से देखें कि सतही रकबा किस तरह से असर अंदाज होता है इस पूरे अमल के लिए, तो सतही रकबे का असर देखते हैं कि क्या होगा। असल में इवेपोरेशन एक सतही अमल है। इवेपोरेशन सतह के ऊपर होने वाला अमल है। किसी भी माया के जो सतह पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, जब उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो अपने दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर गालिब आ जाते हैं, तो फिर वो उनको तोड़ते हुए माया की सतह को छोड़कर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं, हवा में दाखिल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि वो वेपर में तब्दील हो चुके हैं और ये अमल इवेपोरेशन कहलाता है।
चूँकि सतह के मॉलिक्यूल ये काम करते हैं तो हम कहते हैं इवेपोरेशन एक सतही अमल है। तो जितना फिर सतही रकबा ज़्यादा होगा, एक ही वक्त में उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर के अंदर तब्दील होंगे, तो हम कहेंगे इवेपोरेशन की रफ्तार भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं ये एक सतही अमल है, लिहाजा सतही रकबा के ज़्यादा होने से इवेपोरेशन का अमल तेजी से होता है। यही वजह है कि गर्म चाय कप में जल्दी ठंडी होने की बजाय पिर्च के अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ ठंडी हो जाती है, क्योंकि चाय का जो सतही रकबा होता है वो कम होता है, पिर्च का सतही रकबा ज़्यादा होता है। एक ही वक्त में ज़्यादा मॉलिक्यूल सतह को छोड़ते हैं और वेपर में तब्दील हो जाते हैं, लिहाजा इवेपोरेशन उतनी ही तेज़ी के साथ हो जाती है। अगर मैं सतही रकबा और इवेपोरेशन के अंदर देखूं तो मैं कहूँगा कि डायरेक्ट रिलेशन है, रकबा जितना ज़्यादा इवेपोरेशन की रफ्तार भी उतनी ही ज़्यादा, रकबा सतही रकबा जितना कम इवेपोरेशन की रफ्तार भी उतनी ही कम। आगे सवाल नंबर 5 है, एलोट्रोपी को मिसालें देकर बयान करें। तो एलोट्रोपी की वजाहत करते हैं मिसालों की मदद से। एलोट्रोपी किसे बोला जाता है, पहले इसकी तारीफ लिखते हैं। किसी एलिमेंट का एक ही तबई हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। एक एलिमेंट का एक ही तबई हालत में मुख्तलिफ अशकाल के अंदर पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। एलिमेंट की मुख्तलिफ अशकाल एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। असल में एलोट्रोपी ये ऐसा मज़र है जो एलिमेंट ज़ाहिर करते हैं, कंपाउंड नहीं ज़ाहिर करते। कंपाउंड एक और तरह का इससे मिलता जुलता अमल ज़ाहिर करते हैं, लेकिन एलोट्रोपी की जब हम बात करते हैं तो ये अमल सिर्फ एलिमेंट्स ज़ाहिर करते हैं। तो एक ही एलिमेंट अपनी एक तबई हालत में रहते हुए मुख्तलिफ अशकाल के अंदर पाया जाता है। वो ये जो मुख्तलिफ अशकाल होंगी ये एक दूसरे की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाएंगी, और एलिमेंट का इस तरह का अमल ज़ाहिर करना एलोट्रोपी कहलाता है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीजन पाया जाता है O2 की शक्ल में, और एक ऑक्सीजन पाया जाता है ओजोन की शक्ल में, O3 की शक्ल में। इसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, मतलब इसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं कार्बन की। कौन कौन सी? एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरी बकीबॉल्स। तो ये कार्बन की मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ये ऑक्सीजन की मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। तो एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। छठे नंबर पर है 100 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ़र किस हालत में पाया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ़र मोनोक्लिनिक हालत में पाया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ़र मोनोक्लिनिक हालत में
पाया जाता है। सल्फर एक एलिमेंट है और ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है। एक सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं रोम्बिक, और दूसरी सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। और सल्फर की इन दोनों एलोट्रोपिक हालतों के दरमियान में जो दर्जा हरारत होता है वो 96 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं दर्जा हरारत से कम रखूं तो सल्फ़र अपनी रोम्बिक शक्ल में पाया जाएगा, और अगर दर्जा हरारत से बढ़ा दूं तो ये अपनी मोनोक्लिनिक शक्ल में पाया जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस इससे बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब कि सल्फ़र इस दर्जा हरारत पर मोनोक्लिनिक शक्ल के अंदर पाया जाता है। आखिर पे है किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो 7वें सवाल में हमने ताल्लुक बताना है बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के दरमियान। अगर किसी माया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी मजबूत हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का अमल इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं होगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इवेपोरेशन तेज़ी के साथ होगी। तो मैं लिखता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से इवेपोरेशन का अमल आहिस्ता होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कम होने से इवेपोरेशन तेज़ होती है। तो इससे ये साबित हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में कौन सा ताल्लुक पाया जाएगा, इनवर्स रिलेशन पाया जाएगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी कम होगी, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इवेपोरेशन उतनी तेज़ी के साथ होगी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बाब नंबर 5 के मुकम्मल मुख्तसर सवालात को समझा और किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर, उनको भी अच्छी तरह से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने बखूबी समझा होगा, इसको याद करेंगे, आप इसको अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।